हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवीजीटी की क्लासेस। 10th क्लास के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बायोलॉजी के पौधों में पदार्थों का परिवहन। उस वीडियो में हमने कहा था कि वाष्पोत्सर्जन, पौधों के परिवहन में जाइलम फ्लोएम के बारे में जाना था, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में जाना था। इस वीडियो में पढ़ना है जंतुओं के परिवहन के बारे में। इसके अंतर्गत हमें जानना है कि जंतुओं के परिवहन में कौन से खास अंग कार्य करते हैं। तो जंतुओं के परिवहन के लिए खास 3 अंग काम करेंगे। पहला होगा रक्त या रुधिर का परिवहन, दूसरा हृदय और तीसरा रक्तवाहिनियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। तो जंतुओं के परिवहन में हमें जानना है कि जो उच्च श्रेणी के जंतुएं होती हैं, ठीक है, उनमें खास परिवहन तंत्र होता है और उनमें 3 मुख्य अवयव होते हैं। यही बात याद रखना होगा कि 3 मुख्य अवयव होते हैं। वो कौन कौन? रुधिर या रक्त, जिसे हम ब्लड बोलते हैं, दूसरा हृदय, इसे हार्ट बोलते हैं, और तीसरा होता है रुधिर या रक्तवाहिनियाँ, जो ब्लड वेसल्स हैं। जब हमें रक्त के बारे में पढ़ना होगा तो रक्त मुख्य रूप से 2 भागों में बंटता है। एक तो होता है तरल भाग और दूसरा होता है ठोस भाग। तो तरल भाग में मुख्य रूप से प्लाज्मा आता है, जो पूरे रक्त का मतलब पूरे रक्त के आयतन के हिसाब से 55% होता है, और बच गए जो ठोस भाग है वो पूरे रक्त के हिसाब से 45% होते हैं। इसके बाद जो दूसरा चीज होती है वो होते हैं रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ मुख्य 2 भाग होते हैं, एक होता है शिराएं और दूसरा होती है धमनियाँ, और दोनों के मिलने से बनता है कैपिलरी, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हृदय है तीसरा भाग। तो ये 3 अवयवों के मिलने से जंतुओं में परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र बनता है। ये भी पॉइंट याद करना होगा कि इन तीनों अवयवों के मिलने से कौन कौन? रुधिर या रक्त, हृदय और रुधिर या रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल, तीनों के मिलने से एक तंत्र बनता है, जिसको परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि परिसंचरण तंत्र कहते हैं, तो इन तीनों के मिलाप से जो तंत्र बनता है उसे बोलते हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अतिरिक्त इस सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के साथ साथ एक और तंत्र काम करता है, जिसका नाम होता है लसिका तंत्र। अब ये लसिका तंत्र क्या होता है? तो लसिका तंत्र रक्त के साथ साथ ही ढोने का काम करता है। रक्त का कार्य क्या होता है कि जो भी हमारे मुख्य शरीर में भोज्य पदार्थ हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ हो, अकार्बनिक पदार्थ हो, सभी को ढोने का काम करता है। कौन? रक्त करता है। तो ये सब ढोने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ लसिका तंत्र भी किसी भी भोज्य पदार्थ या किसी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ को ढोने का कार्य करती है, जबकि लसिका तंत्र में ही लिम्फ पाया जाता है और वही लिम्फ लिम्फोसाइट को बनाता है। जो आगे जब हम पढ़ेंगे ठोस पदार्थ में कि ठोस पदार्थ में हमारे 3 भाग होते हैं, RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाणु। तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि WBC के कितने भाग होते हैं। WBC के 5 भाग हमको पढ़ना होगा। लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, तो लसिका तंत्र में ही वो लिम्फ बनता है और वही लिम्फ लिम्फोसाइट को बनाता है। तो यहाँ बात हमको याद करना होगा कि मनुष्य में या उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो परिवहन तंत्र है वो परिवहन तंत्र 3 अवयवों से मिलकर बना है, रक्त या रुधिर, दूसरा होगा हृदय और तीसरा होगा रक्त या रक्तवाहिनियाँ या रुधिर वाहिनियाँ। इन तीनों के मिलने से परिसंचरण तंत्र बनता है और इनके साथ साथ लसिका तंत्र भी कार्य करता है किसी भी चीज को ढोने के लिए। रक्त किसी चीज को बहुत कम मात्रा में ढोने का काम करता है, जबकि लसिका तंत्र उस चीज को अधिक से मात्रा में ढोने का काम करता है। ये दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, लसिका तंत्र। इसके बाद आता है कि रक्त जो हमारा है, ठीक है, और जो हमारा टॉपिक इसमें है जो रक्त के बारे में, तो रक्त के बारे में जानने के लिए हमको जानना ये होगा कि हमने कहा कि जो रक्त होता है वो एक क्षारीय तरल द्रव होता है। अब क्षारीय कहने का अर्थ ये होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है कि क्षारीय किस लिए होता है, क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होता है, ठीक है, जो पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है pH वैल्यू इसका 7.2 से 7.4 के बीच में होता है। कभी कभी एग्जाम में 7.2 भी दे सकता है, 7.4 भी दे सकता है। तो 7.2 का मतलब ये कि 7 पोर्शन से जहां आप एबव जाते हैं तो वो जाएगा आपका क्षारीय वाले भाग में, और 7 से कम आएगा तो अम्लीय वाले भाग में। इसी वजह से मतलब ये कि जो रक्त होता है वो लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है।
और क्षारीय द्रव किस लिए? क्योंकि उसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 से 7.2 होता है। इस बात को याद रखना होगा कि जो रक्त होता है वो लाल रंग का गाढ़ा द्रव होता है। अब लाल क्यों होता है ये भी बात पता है आपको कि लाल होता है मुख्य रूप से हेमोग्लोबिन के उपस्थिति में। अभी आएंगे हम इसको देखेंगे, ठीक है, कि कैसे वो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन कार्य कैसे करता है। तो यहाँ हमें जानना होगा कि जो रक्त है वो लाल रंग का क्षारीय द्रव है। ये भी याद करना होगा कि क्षारीय द्रव है। क्षारीय किससे है कि इसमें पीएच वैल्यू 7.4 से 7.2 के बीच में होता है। और मुख्य रूप से इसे रक्त को हम तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक, मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका काम क्या होता है कि शरीर के सभी उत्तकों को तरल माध्यम से जोड़ के रखना। अब कैसे? तो मान लीजिए कोई भी भोज्य पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, वसा है, सभी ऑक्सीजन या CO2 है, सभी चीजों को एक उत्तक से दूसरे उत्तक तक पहुंचाने का कार्य करता है रक्त। और इसी माध्यम से पहुंचाने के तात्पर्य से वो सभी को जोड़ के रखता है। किसको? सभी उत्तकों को जोड़ के रखता है। और हमें पता है कि कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं और उत्तकों से मिलकर अंग बनते हैं, और कई अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनता है। तो रक्त क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, भोज्य पदार्थ, वसा, सभी चीजों को एक उत्तक से दूसरे उत्तक में ले जाने का काम कर रहा है। और इसी ले जाने के कार्य की वजह से सबको एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। और इसी वजह से बोलते हैं कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। यही बात आपको याद करनी होगी। इसके बाद अगले पॉइंट जब हम आएंगे तो मुख्य रूप से यहाँ याद रखना होगा कि हृदय और रक्त वाहिनियों में ये क्या होता है? प्रवाहित होता है। रक्त क्या होता है कि हृदय के अंदर कोष्ठकों के अंदर रक्त और वाहिनियों के अंदर रक्त प्रवाहित होता है। जब हम अगले टॉपिक में जब आएंगे हम लोग अगले वीडियो में, वहां जब हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम जानेंगे कि हृदय में कितने भाग होते हैं, हृदय के किस भाग से कौन सी वाहिनियां निकलती हैं, कौन सी वाहिनियां मुख्य रूप से शुद्ध रक्त को ढोने का काम करती है और कौन सी वाहिनियां अशुद्ध रक्त को ढोने का काम करती हैं। ठीक है। अब इसके बाद है कि रक्त की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो हमने बताया कि रक्त की संरचना में मुख्य 2 अवयव काम करेंगे या 2 भाग काम करेंगे। वो कौन कौन? एक तो होगा तरल भाग। तरल भाग में कौन आएगा? तो वो आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा तरल भाग होता है। और प्लाज्मा के अंदर ठोस भाग होते हैं, वह ठोस भाग 3 होते हैं। कौन कौन? आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं, WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त पट्टिकाणु। ये तीनों ठोस रूप से प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो रक्त की संरचना में 2 भाग याद करने होंगे। कौन कौन? तरल भाग और ठोस भाग। तरल में कौन आएगा? प्लाज्मा। और ठोस में कौन कौन आएंगे? आरबीसी, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। तो रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन? तरल भाग में है प्लाज्मा या प्लाविका, इसको बोलते हैं प्लाज्मा या प्लाविका। और ठोस भाग में कौन होता है? लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, और ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त पट्टिकाणु। ये 3 भाग होते हैं ठोस, जो प्लाज्मा के अंदर क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर क्या हुआ? हमने कहा कि पूरे रक्त का जो पूरा रक्त है, पूरे रक्त का 55% होता है ब्लड प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा को हम देखना चाहें तो यहां देखिए, प्लाज्मा में क्या है कि प्लाज्मा पूरे रक्त का आयतन के हिसाब से 55% होता है। जबकि इसके अलावा जो ठोस क्या है, जो ठोस भाग है, तो वो भाग 45% होता है। तो प्लाज्मा का कार्य क्या होगा? तो प्लाज्मा का कार्य हम देखते हैं यहां पर। तो प्लाज्मा क्या है? ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। ये भी याद करना होगा कि हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। और यह द्रव पूरे रक्त के आयतन के हिसाब से 55% होता है। कितना होता है? 55%। अब हमें पता होना चाहिए कि हमने कहा कि प्लाज्मा मुख्य रूप से पूरे रक्त में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा का कार्य सबसे अधिक होगा। तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या क्या पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में देखिए जल, प्रोटीन, वसा, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ये सभी चीज पाई जाती है। प्रोटीन भी पाया जाता है। तो अब हमें देखना है कि कौन किसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। जल की मात्रा सबसे अधिक होती है प्लाज्मा में। कितना? 90%। प्रोटीन की मात्रा होती है 7%। हो सकता है किसी बुक में डिफर हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम 7% होती है। इसके बाद अकार्बनिक पदार्थ 0.18%, ठीक है, ग्लूकोज 0.5%
और वसा या अन्य शेष कार्बनिक पदार्थ 0.015% ही पाए जाते हैं। तो ये सभी चीजें थी प्लाज्मा के अंतर्गत। तो ये सारे पॉइंट वाइज आपको दिए गए हैं जाके, ताकि ये आसानी से आपको याद हो सके। ठीक है, तो हमने कहा कि जो जंतुओं में परिवहन की बात हम करेंगे तो उसमें खास परिवहन तंत्र काम करता है, और खास परिवहन तंत्र में 3 अवयव आते हैं। क्यों? क्योंकि उच्च श्रेणी के जंतुओं में या मनुष्यों में एक साथ कई चीजों को परिवहन करना होता है, वो गैस के माध्यम से हो, तरल चीज के माध्यम से हो या ठोस चीज के माध्यम से हो। तो इन सारे चीजों को परिवहन करने के लिए खास अंग तंत्र चाहिए, और खास परिवहन तंत्र को बनाने के लिए 3 अवयव काम करते हैं। वो कौन कौन? रक्त या रुधिर, जिसको ब्लड बोलते हैं। दूसरा है आपका हृदय, जिसको हार्ट बोलते हैं। तीसरा रक्तवाहिनी या रुधिर वाहिनी, जिसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और ये तीनों के मिलने से एक तंत्र बनता है जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और यही परिसंचरण तंत्र जो मुख्य रूप से कार्य करता है किसी भी चीज को ढोने का एक ऊतक से दूसरे ऊतक में। और इसके अतिरिक्त एक और तंत्र काम करता है जिसको हम बोलते हैं लसिका तंत्र। ये भी याद रखना है, लसिका तंत्र किसे बोलते हैं? तो लसिका तंत्र वो भाग है जो किसी भी अधिक मात्रा में किसी पदार्थ को ढोने का काम करता है रक्त के साथ साथ। और इसी लसिका में लिम्फ पाया जाता है जो कि लिम्फोसाइट को बनाने का कार्य करता है, जो डब्ल्यूबीसी का एक भाग है। इसके बाद हमने पढ़ा कि रक्त के बारे में, तो रक्त के बारे में हमने पढ़ा कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.4 से 7.2 के बीच में होता है। इसके अलावा यह मुख्य रूप से तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। क्यों कहलाता है? ने बताया कि यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, वसा, इन सभी चीजों को एक ऊतक से दूसरे ऊतक में धोने का काम करता है, और जिसकी वजह से तरल रूप से सबको संयोजित कर मतलब क्या, जोड़ के रखता है। इसलिए इसको बोलते हैं तरल संयोजिक ऊतक बोलते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और यह मुख्य रूप से हृदय और रक्त वाहिनियों में ही प्रवाहित होता है। संरचना की बात करें तो संरचना में क्या आया? संरचना में आया हमारा मुख्य रूप से कि इसमें 2 घटक होते हैं, एक तरल भाग, एक ठोस भाग। तरल भाग में कौन होगा? प्लाज्मा या प्लाविका। और दूसरा ठोस भाग में होगा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा की हम बात करें तो प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जिसका मुख्य रूप से पूरे रक्त के आयतन के हिसाब से 55% होता है। और ये मुख्य रूप से इनके अंदर बहुत सारे चीजों का गठन भी होता है। मतलब क्या कि प्लाज्मा के अंदर 90% जल, ठीक है, उसके बाद 7% क्या है? प्रोटीन। उसके बाद अकार्बनिक लवण कितने? 0.1%। इसके अलावा ग्लूकोज 0.5%। और बच गए जो शेष भाग वो असा, वसा और अन्य कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं ये जानने के लिए कि जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या क्या चीज पाए जाते हैं। तो आते हम देखते आएंगे पॉइंट में प्लाज्मा में क्या क्या पाए जा रहे हैं। तो यहां देखिए, जब बात करेंगे प्लाज्मा का हम, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में मुख्य रूप से 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। जो याद करना होगा कि प्लाज्मा मुख्य रूप से 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा है हिपेरिन। बायोलॉजी है, थोड़ा सा इंग्लिश लेंगे चलेगा इसमें, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग हिंदी में, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा प्रोटीन कितने होते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन 3 होते हैं। अब हमें बात यह जानना है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो 3 हैं, ये 3 करते क्या हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन ये 3 मुख्य रूप से
रक्त को थक्का बनाने का काम करते हैं, रक्त को थक्का बनाने का काम करते हैं। किसके साथ? तो रक्त पट्टिकाणु के साथ मिलकर रक्त को थक्का बनाने का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये कार्य करते हैं। तो देखिए यहां याद करना आपको कि जब फाइब्रिनोजिन, कौन? फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से बाहर होता है, प्लाज्मा से बाहर निकलता है, तो शेष भाग को, किसको? शेष भाग को जो बच गए, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन और ठोस भाग, शेष भाग को हम बोलते हैं सीरम। शेष भाग को क्या बोलेंगे? सीरम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद करना होगा कि प्लाज्मा से फाइब्रोजिन के निकल जाने के बाद शेष भाग को क्या बोलते हैं? सीरम। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइब्रोजिन रहित प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? तो फाइब्रोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम बोलते हैं। अब क्या हुआ कि हमने कहा कि प्लाज्मा मुख्य रूप से उनमें जो मौजूद प्रोटीन है वो प्रोटीन मुख्य रूप से ब्लड को जमाने का काम करते हैं, रक्त को थक्का बनाने का काम करते हैं। और एक बात ये भी जानना होगा कि जो हिपेरिन है, ये हिपेरिन मुख्य रूप से शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने नहीं देती है। क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने नहीं देता, शरीर के अंदर रक्त कभी जमता नहीं है, वो किसकी वजह से? हिपेरिन की वजह से। यही पॉइंट आपको याद करना होगा। अब हमें देखना है कि कैसे कार्य करता है। देखिए हमने कहा प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, तो यहां पर हमें जानना होगा कि रक्त थक्का कैसे बनता है। तो प्रोथ्रोम्बिन के साथ साथ कैल्शियम आयंस के भी मुख्य काम होते हैं, जो कैल्शियम साल्ट होते हैं उसके भी मुख्य काम होते हैं। तो यहां कैल्शियम साल्ट मिलकर और एक एंजाइम काम करता है, वो एंजाइम याद करना होगा, कौन? थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एंजाइम है जो क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। ये बात याद करना है कि ये क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन। आपको याद करना होगा, थोड़ा डिटेल जा रहा है। डिटेल ये किस लिए? क्योंकि हमको थोड़ा डिस्क्राइब से पढ़ना है, विस्तारित रूप से पढ़ना है। इसे जानना बहुत जरूरी है कि कैसे रक्त का जमना होता है, रक्त कैसे थक्का बनता है, ठीक है ना। तो यहां हमने कहा कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, जो प्लाज्मा का एक प्रोटीन है, वो मुख्य रूप से कैल्शियम सॉल्ट के साथ थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम के साथ, ये क्या है ये भी याद रखना है कि ये एक एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। अब हमारे पास थ्रोम्बिन बन गया, तो थ्रोम्बिन क्या करेगा कि मुख्य रूप से थ्रोम्बिन मुख्य रूप से फाइब्रोजिन के साथ मिलकर, फाइब्रिनोजिन के साथ मिलकर क्या बना देगा? तो इनको बना देगा फाइब्रिन। और फाइब्रिन वही भाग है जो कहीं भी, मान लीजिए शरीर में कहीं भी एक छोटा सा कट लग गया, ठीक है, कहीं छोटा सा उंड हो गया, चोट लग गया, तो वहां से जब रक्त बहते हैं तो कुछ समय बाद रक्त क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। रक्त क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। किसके कारण? तो वो कारण है यही प्रोसेस की वजह से। कैसे? कि ये तीन जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन रक्त पट्टिकाणु के साथ मिलकर रक्त को थक्का बनाने का काम करते हैं। तो कैसे कार्य करते हैं? तो देखिए हमने कहा कि प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिलकर और थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम के उपस्थिति में थ्रोम्बिन बनाते हैं। और वही थ्रोम्बिन फाइब्रोजिन के साथ मिलकर, जो पहले ही रक्त प्लाज्मा से क्या हो गया है? बाहर निकल चुका है, फाइब्रोजिन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है। और यही फाइब्रिन क्या करता है कि सपोज कीजिए अगर ये कोई भाग है और यहां कोई कट लगी हुई भाग है और यहां से क्या हो रहा है? रक्त बाहर निकल रहे हैं, रक्त क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। तो इस भाग पर ये फाइब्रिन, जो थ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन मिलकर फाइब्रिन बनाया है, एक जालनुमा संरचना बनाते हैं, इसके ऊपर पतले जालनुमा संरचना बनाते हैं। और ये क्या काम करते हैं कि मुख्य रूप से रक्त को जमाने का काम करते हैं, रक्त को क्या करते हैं? थक्का कर देते हैं। और जब रक्त थक्का हो जाते हैं तो यहां से रक्त का प्रभाव नहीं होता है और कुछ चिपचिपा पदार्थ यहां से सिर्फ क्या होता है? बाहर निकलता है। और यही फाइब्रिन मुख्य रूप से, यही फाइब्रिन ब्लड सेल्स के साथ मिलकर क्या करते हैं? क्लोट करते हैं, मतलब थक्का बना देते हैं।
बना देते हैं। ये प्रोसेस याद करना होगा कि कैसे ये कार्य करते हैं। तो हमने कहा कि प्लाज्मा का मुख्य कार्य हुआ क्या कि शरीर के अंदर जब कभी भी कोई छोटे मोटे चोट लगते हैं या ऊंड हो या घाव होते हैं जहां से रक्त का बार बार स्राव होता है, ठीक है, कटने के बाद, तो उस स्राव को रोकने के लिए प्लाज्मा अपने 3 प्रोटीन की सहायता करता है। 3 प्रोटीन की सहायता से वो क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। और इसमें मुख्य सहायता किसका होता है, रक्त पट्टिकाणु का। ये भी याद करना होगा कि रक्त को थक्का बनाने में किस कोशिकांग का काम होता है, तो वो है रक्त पट्टिकाणु, इसको ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। मगर ब्लड प्लेटलेट्स अकेले कार्य नहीं करता है, ब्लड प्लेटलेट्स प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन के सहायता से ही कार्य करता है। अब यहाँ एक पॉइंट और आता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिलकर और थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बना रहा है, तो प्रोथ्रोम्बिन कहां से निकलता है, तो प्रोथ्रोम्बिन को याद करना होगा कि यह प्रोथ्रोम्बिन मुख्य रूप से, यह प्रोथ्रोम्बिन यकृत से निकलता है, यानी लीवर से, ठीक है। और इस लीवर से प्रोथ्रोम्बिन को निकालने के लिए एक प्रोटीन की भी सहायता होती है, वो एक विटामिन की सहायता होती है। वो विटामिन कौन सा है, विटामिन के। ये भी पॉइंट याद करने होंगे। तो ये जो विजुअल पॉइंट्स आपके हैं, ये सब पॉइंट आपके थोड़े डिस्क्रिप्टिव हैं, ठीक है, थोड़े डिटेल्स हैं याद करने के लिए। तो हमें याद करना क्या है कि प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन, फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है कि हिपेरिन का मुख्य कार्य होता है कि शरीर के अंदर रक्त को कभी जमने नहीं देता, हिपेरिन का काम हुआ। उसके बाद जब प्लाज्मा से फाइब्रोजिन बाहर निकलता है तो शेष भाग को बोलते हैं सीरम, जो इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मुख्य रूप से प्रोथ्रोम्बिन कहां से निकलता है, तो प्रोथ्रोम्बिन लीवर या यकृत से निकलता है। किस विटामिन की सहायता से निकलता है, विटामिन के की सहायता से निकलता है। इसके बाद आया कि कैसे प्लाज्मा ब्लड प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। तो कैसे काम करता है, तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कैल्शियम आयन के साथ, याद करना होगा यहाँ कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिलकर और थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम की उपस्थिति में उस प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है किसमें, थ्रोम्बिन में। और वो थ्रोम्बिन जो फाइब्रोजिन हमारा निकल चुका है, उस फाइब्रोजिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, फिम्ब्रिन। और यही फिम्ब्रिन क्या करता है, एक जालनुमा संरचना बनाता है जहां कटे हुए भाग होते हैं वहां रक्त को रोकने के लिए। और यही रक्त को रोकने के लिए ब्लड सेल के साथ मिलकर वो क्या करता है, थक्का बना देता है। तो ये कार्य थे मुख्य रूप से प्लाज्मा के बारे में। तो इस वीडियो में 3 पॉइंट हमने जाना, ठीक है। पॉइंट क्या कि जंतु में परिवहन कैसे होता है, कौन कौन से अवयव कार्य करते हैं। इसके बाद उन अवयवों में हमने रक्त के बारे में जाना, रक्त के संरचना के बारे में जाना, और उसमें मौजूद हमने सबसे पहला भाग तरल भाग वाले प्लाज्मा के बारे में हमने जाना। तो जब नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से कि कौन कौन से ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स कैसे कार्य करते हैं, उनकी संरचना कैसे होती है, फिर डिस्क्रिप्टिव हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। और सभी वीडियो को जितने भी पॉइंट वाइज है उस पॉइंट वाइज आपको लिख चलने हैं। और इस चैप्टर के लास्ट में आपको सभी चैप्टर वाइज जो ये पॉइंट वाइज हैं सभी, इनके साथ आपको पूरे डिटेल आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन के और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के भी आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे पीडीएफ में, ठीक है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।